Hello everyone, I am from Shri Krishna Maths Academy. Today we will do the questions of NET June 2019 of linear algebra. In this video we will do part C questions. The first question is question number 62 of booklet code B. The question is, let Rn be the space of R linear maps from Rn to Rn. If kernel T denotes the kernel null space of T, then which of the following are true? There exists T belongs to LR5 such that range of T equals to kernel of T. There does not exist T belongs to LR5 such that range of T is equals to kernel of T. There exists T belongs to LR6 such that range of T is equals to kernel of T. There does not exist T belongs to LR6 such that range of T is equals to kernel of T. तो अब हमें बताना है कि ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है R5 से और R6 से सच दैट रेंज ऑफ टी और कर्नल ऑफ टी इक्वल है. लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. अब इस क्वेश्चन में हम रैंक नलिटी थ्योरम का यूज़ करेंगे. रैंक नलिटी थ्योरम क्या होती है हमारे पास? रैंक नलिटी थ्योरम कहती है हमें डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ null space of T is equals to dimension of domain होती है. जैसे हमारे पास T Rn to Rn डिफाइन है तो हम डायमेंशन ऑफ डोमेन मीन्स Rn की डायमेंशन लिखेंगे यहाँ पे. और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रैंक ऑफ T प्लस कर्नल ऑफ T इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ Rn, या इसे हम बोल देते हैं नलिटी ऑफ T. रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ R. तो फर्स्ट में हमें क्या कह रहा है कि अगर T हम LR5 से लेंगे, इट मीन्स अगर हमारे पास यहाँ पे R5 होगा तो हमारे पास डायमेंशन ऑफ R5 कितनी होती है 5. तो कह रहा है कि क्या इस केस में रेंज ऑफ T और कर्नल ऑफ T इक्वल हो सकता है. तो अगर हम यहाँ से देखें कि अगर हम यहाँ से रेंज ऑफ T यानी रैंक ऑफ T और नलिटी ऑफ T को इक्वल रखते हैं तो हमारे पास रेंज और नलिटी की वैल्यू जो है वो कैसी आएंगी, फ्रैक्शंस में आएंगी. क्योंकि अगर ये इक्वल हो गया यहाँ से, अगर मुझे 5 को डिवाइड करना है तो ऑब्वियसली मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा जैसे 5/2. तो हमें पता है कि रैंक और नलिटी दीज ऑल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं तो इसकी वैल्यूज़ फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकती. तो हमेशा हमें कभी भी ऐसी कोई ट्रांसफॉर्मेशन R5 से नहीं मिलेगी. सो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है देयर एग्जिस्ट विच इज़ रॉन्ग, देयर डज नॉट एग्जिस्ट विच इज़ राइट. अब हमें यही चीज़ LR6 में लगानी है. इट मीन्स अगर डायमेंशन ऑफ हम यहाँ पे क्या लिख लें R6 से R6 तक हो ट्रांसफॉर्मेशन तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी 6. डायमेंशन ऑफ R6 हमारे पास 6 आएगी. तो हम ईजिली इसे लिख सकते हैं 3+3 यानी कि दोनों की डायमेंशन जब इक्वल हो जाए. तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन R6 to R6 है तो हम रेंज ऑफ T और कर्नल ऑफ T को इक्वल कह सकते हैं. तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट एंड फोर्थ इज रॉन्ग. तो इसके आंसर्स हो गए हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 and 3. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 63. Let V be a finite dimensional vector space over R and V2 be a linear map. Can you always write T2 composition T1 for some linear maps T1 V to W and T2 जो है हमारे पास W से V तक है, where W is finite dimensional vector space and such that both T1 and T2 are onto, both T1 and T2 are 1 1, T1 is onto, T2 is 1 1. फोर्थ ऑप्शन इज T1 is 1 1 and T2 is onto. ठीक, तो हमारे पास दो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है T1 और T2. इसे कंपोजिशन ट्रांसफॉर्मेशन बना रखी है इसने T2 ऑफ T1 जो कि हमारे पास V2 वे डिफाइन है. तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. तो फर्स्ट ऑप्शन में वो हमारे पास क्या कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि दोनों T1 और T2 कैसे हो ऑनटू. अब हमें पता है इफ़ T1 एंड T2 आर ऑनटू दिस इम्प्लाइज T2 ऑफ T1 इज ऑल्सो ऑनटू. क्योंकि हमें पता है कंपोजिशन ऑफ 2 ऑनटू मैप्स कैसे होती हैं ऑनटू. तो अगर T1 T2 दोनों ऑनटू है तो T2 ऑफ T1 भी हमारे पास ऑनटू होगा हमेशा. तो अब हम यहाँ से देखें तो अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये जो T1 ऑफ T2 है क्या T. अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास T जो है वो हमेशा ही कैसा हो ऑनटू हो. जैसे अब मैं T मान लो मैंने R² to R² डिफाइन किया, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो जो ऑनटू ना हो. T x y
0, इस टाइप से ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर दी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमारे पास ना ही ऑन टू है और ना ही हमारे पास 1 1 ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ से डिस्कार्ड कर सकते हैं इसको, तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। सेकंड क्या कह रहा है, बोथ T1 एंड T2 आर 1 1। अब हमें ये भी पता है इफ़ T1 एंड T2 आर 1 1 दिस इम्प्लाइज T2 ऑफ T1 इज ऑल्सो 1 1, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ 2 1 1 मैप्स इज ऑल्सो 1 1। इट मीन्स T भी हमारे पास कैसा होगा 1 1। तो सेम हम इसी एग्जाम्पल का यूज़ करके कह सकते हैं, क्योंकि ये 1 1 भी नहीं है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है हमारे पास कि दोनों T1 और T2 कैसे हो 1 1 हो। अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में T1 1 1 T2 1 1 अलग अलग दिया हुआ है। अब हम यहाँ से देखें तो हमारे पास जो कंपोजिशन डिफाइन है T2 ऑफ T1, अब हमारे पास क्या डिफाइन है T2 ऑफ T1। अब ये जो कंपोजिशन है, अब इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ये हमारे पास 1 1 भी हो सकती है, ये हमारे पास ऑन टू भी हो सकती है, और ये हमारे पास बाइजेक्टिव भी हो सकती है। इनमें से तीनों में से कुछ भी हो सकती है। तो अगर हमारे पास T2 ऑफ T1, अगर हमारे पास T2 ऑफ T1 ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कैसी हो जाए 1 1, तो हमें पता है अगर कंपोजिशन 1 1 होता है तो T1 जो है इधर वाला जो है वो हमारे हमेशा कैसा होता है 1 1। इट मीन्स हमारे पास T1 कैसा आ जाएगा 1 1। और अगर सेकेंड में कंसिडर करूँ T2 ऑफ T1 को ऑन टू कंसिडर करें तो हमें पता है इस साइड वाला T2 जो है वो कैसा होता है हमेशा ऑन टू। और तीसरा केस क्या है, अगर हम इसे क्या कंसिडर कर लें बाइजेक्टिव, तो अगर ये बाइजेक्टिव होगा तो हमारे पास T1 1 1 होता है और T2 ऑन टू। तो अगर हम अपने ऑप्शन से देखें ये हमें किस ऑप्शन में कह रहा है T1 1 1 T2 ऑन टू, यही केसेस बने हमारे पास तीनों से कि T1 1 1 एंड T2 इज ऑन टू। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। सिमिलर वे में आप ऑप्शन नंबर 3 भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसका आंसर है। जैसे हमने ये वाला प्रोसीड किया आप उसको वैसे कर सकते हैं। प्लीज ट्राई इट योरसेल्फ। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64। लेट Aij बी अ 3x3 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं हमें, मैट्रिक्स बनाई हुई हैं, हमें 4 में से बताना है कि कौन सी इसमें से ठीक होगी। सो लेट्स स्टार्ट इट सॉल्यूशन। ए तो हमारे पास कोई कैसी है 3x3 की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम ऑप्शन से देखें तो हमें एक इस टाइप की मैट्रिक्स बनानी है और एक इस टाइप की। तो सबसे पहले हम इस टाइप की मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। तो इसमें हमारे पास -1 की पावर i + j Aij, इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे देती हूँ मैट्रिक्स B। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स किस फॉर्म की बनेगी, अगर मैं इसकी फर्स्ट एंट्री लिखूँ तो ये मेरे पास क्या बनेगी, जब A1 1 होगा तो क्या होगा 1 + 1, और यहाँ पे भी क्या होगा A1 1, दैट इज A1 1। ऐसे जब मैं इसकी सेकेंड एंट्री लिखूँगी दैट इज -A12, फिर A13 आएगा, फिर -A21, A22, -A23, और नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी A31, और फिर क्या बनेगी A32, और फिर A33। तो ये जो मैट्रिक्स बनी है ये हमारे पास ये फर्स्ट वाली मैट्रिक्स लिखी है मैंने, ये इस टाइप की मैट्रिक्स बनी है। अब मुझे इस मैट्रिक्स का क्या चेक करना है, डिटर्मिनेंट। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो पूछ रहा है या तो डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल आएगा या फिर माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल आएगा। तो हम देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा इस मैट्रिक्स का। A11 -A12, A13 -A21, A22 -A23, A31 -A32, A33। अब इसका मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम देखें, अगर मैं रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई रो 2 बाय -1, तो हमारे पास क्या बनेगा। अब रो 2 को -1 से कर रहे हैं तो -1 बाहर आ जाएगा। A11 -A12, A13, A21, -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया है रो 2 को। अब इस मैट्रिक्स जो हमारे पास रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट आया है, कॉलम 2 में से हम -1 को जैसे ही बाहर निकालेंगे, कॉलम 2 में से -1 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A ही बन जाएगा। और -1 जैसे इसमें बाहर रखा तो -1 का स्क्वायर, और ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बनी है वो क्या बनी है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक, और -1 का स्क्वायर 1 होता है तो ये हमारे पास क्या बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ A।
तो हमने देखा कि जब हमने इस टाइप की मैट्रिक्स लिखी तो हमारे पास नेगेटिव तो बाहर नहीं आया, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। सिमिलर वे में अब हम ये वाली मैट्रिक्स लिखेंगे। लेट हमने इसको नाम दे दिया मैट्रिक्स सी। तो अब एक तरह से माइनस अंडर रूट में -1 की पावर i प्लस जे, दैट इज आयटा, आयटा की पावर i प्लस जे, इस टाइप से एंट्रीज हैं i j के लिए। ठीक, तो अब हम इसको सी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो हमारे पास सी मैट्रिक्स जो है वो वैल्यूज़ डाल के a11 a22 की आप वैल्यूज़ डालेंगे तो हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी, माइनस ऑफ a11 माइनस आयटा a12 a13 माइनस आयटा a21 a22 आयटा a23 a31 आयटा a32 माइनस a33। ये हमारे पास सी मैट्रिक्स बन गई। अब हमें इस मैट्रिक्स का भी क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। तो अब हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इसमें भी हमें यही देखना है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आता है या माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। तो इस डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें अगर हम इस मैट्रिक्स को, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे हमने पहले किया था सेम बनाने के लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आने के लिए अब रो 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे बाय आयटा। अब रो 2 को अगर मैं आयटा से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, आयटा एक बाहर 1 में भी आएगा, तो क्या बन गया ये माइनस a11, आयटा से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम, या हम इसको माइनस आयटा से भी करवा सकते हैं मल्टीप्लाई। अगर हम इसको माइनस आयटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, a21 माइनस आयटा a22 माइनस a23 a31 आयटा a32 और माइनस a33। इस टाइप की मैट्रिक्स फॉर्म हो गया हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं, कॉलम 2 में से आयटा का कॉमन ले सकते हैं। कॉलम 2 में से अगर हमने आयटा का कॉमन ले लिया तो हमारे पास, या फिर हम माइनस आयटा का कॉमन ले सकते हैं, माइनस आयटा कॉमन ले लिया अगर हमने कॉलम 2 में से, तो क्या बना ये हमारे पास, ठीक है। हमारे पास ये मैट्रिक्स फॉर्म होगी, माइनस आइटम हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। अब हमें वैसे ही करना है, इसको हम -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और फिर -1 कॉमन निकाल लेंगे। तो इसी तरह से जैसे हमने पहले किया था, नेगेटिव आप कॉमन लेके कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की फॉर्म ही बनेगी, नेगेटिव कॉमन बाहर नहीं आएगा इसमें। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास आंसर हुए ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3। लेट्स प्रोसीड फर्दर। Question number 65. Let px is equals to a0 plus a1x plus so on up to an xn be a non-constant polynomial of degree n greater than equal to 1. Consider the polynomial qx 0 to x pt dt और rx एक polynomial है d by dx of px. Let V be the real vector space of all polynomials in x. Then which of the following are true? तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल डिफाइन है डिग्री n का, और 2 और पॉलिनोमियल डिफाइन किए इसने क्यू एक्स और आर एक्स। इस पे हमें पूछ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, क्यू एंड आर आर एल आई इन वी, कि क्यू और आर दोनों कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, या क्यू और आर एल डी होंगे। एक्स एन बिलोंग्स टू द लीनियर स्पैन ऑफ क्यू एंड आर, एक्स एन प्लस 1 बिलोंग्स टू द लीनियर स्पैन ऑफ क्यू एंड आर। ठीक, लेट्स प्रोसीड फर्दर, लेट्स डू द सॉल्यूशन। तो अब हमारे पास px जो है वो एक पॉलिनोमियल है डिग्री n का। तो हमें पता है जो हमारे पास qx होगा, क्योंकि हम इसकी क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो qx जो भी आएगा वो हमारे पास एक पॉलिनोमियल आएगा ऑफ डिग्री n+1 का, और rx में हम क्या कर रहे हैं, उसकी डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब एक डिग्री कम हो जाएगी। तो पॉलिनोमियल आएगा rx इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1। और हमें पता है अगर हमारे पास 2 पॉलिनोमियल हो डिफरेंट डिग्रीज के, तो वो हमेशा ही एल आई सेट फॉर्म करते हैं। आप किसी भी डिग्री के 2, 3, 4 किसी भी डिग्री को लेके आप ये सेटिस्फाई करवा सकते हो कि अगर हमारे पास डिफरेंट डिग्री के पॉलिनोमियल्स हैं तो ये हमेशा क्यू और आर कैसे होंगे, एल आई ही होंगे इन वी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 टिक हो गया, ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग हो गया।
अब अगर हम ये चाहते हैं कि xn लीनियर स्पैन ऑफ क्यू एंड आर में बिलोंग करे या xn+1 लीनियर स्पैन ऑफ क्यू एंड आर में बिलोंग करे, इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, xn इज इक्वल्स टू C1Q प्लस C2R या फिर xn+1 इज इक्वल्स टू C1Q प्लस C2R। अब हमें यहाँ से हम देखें Q और R जो है ये पॉलिनोमियल्स हैं डिफरेंट डिग्रीज के। तो जब भी हम इसके C1 C2 के वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, तो हमारे पास हमें कभी भी C1 नॉन ज़ीरो C1 C2 ऐसे नहीं मिलेंगे जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सके। दिस यू कैन ईजिली चेक। सो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी नॉन ज़ीरो C1 C2 ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते सच दैट दिस इक्वेशन होल्ड्स। तो अगर ये इक्वेशन होल्ड नहीं कर रही, C1 C2 ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो ये कभी भी इसके लीनियर स्पैन में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक, तो आपने देखा कि अगर आपको रिजल्ट्स पता हो तो आप क्वेश्चन को इजीली अप्रोच कर सकते हैं। सो इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66। Let M and R be the ring of n cross n matrices over R. Which of the following are true for every n greater than equal to 2? अब ये हमारे पास एक रिंग है n क्रॉस n मैट्रिसेस की, हमें बताना है चार ऑप्शंस में से कौन सा ठीक होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट a, b बिलोंग्स टू M and R such that AB minus BA is equals to IN where IN denote the identity n cross n matrix. सेकेंड क्या कह रहा है, AB belongs to M and R and AB is equals to BA, then A is diagonalizable over R if and only if B is diagonalizable over R. थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, AB belongs to M and R then AB and BA have same minimal polynomial. If AB belongs to M and R then AB and BA have same eigenvalues in R. तो हमें M and R जो है इसमें ये चार ऑप्शंस चेक करने हैं कि इनमें से कौन सा सेटिस्फाई होगा। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें, लेट्स डू इट सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें तो वो कह रहा है कि इस टाइप की इक्वेशन होल्ड करेगी कि नहीं। तो आपको अगर ये याद हो, कोई भी दो मैट्रिसेस ले लें अगर हम n क्रॉस n की, तो इस टाइप की इक्वेशन को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। दिस इज रिजल्ट। बाकी अगर आप इसे प्रूव करना चाहो तो दिस यू कैन ईजिली सी, AB माइनस BA जो है IN है। अगर मैं दोनों तरफ इसका ट्रेस लूँ, ट्रेस ऑफ AB माइनस BA इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ IN। हमें पता है ट्रेस जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, ट्रेस ऑफ AB माइनस ट्रेस ऑफ BA इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ IN। और ट्रेस ऑफ AB और ट्रेस ऑफ BA इक्वल होते हैं तो इट मीन्स 0, और ट्रेस ऑफ IN हमेशा क्या होता है n। तो यहाँ से क्या आ गया, n इज इक्वल टू 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता इसका। सेकंड में देखें तो अगर हमें दो मैट्रिसेस इस तरह से लेनी है जो आपस में कैसी हो, कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूट करती हो, तो एक डायगोनालाइजेबल है तो दूसरी भी डायगोनालाइजेबल होगी। इसको हम इजीली डिस्प्रूव कर सकते हैं सेकंड के लिए। जैसे मान लो मैंने ए का एग्जांपल ले लिया 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स ले ली, और बी हमने ले ली 0 1 0 0। तो हमें पता है ए बी और बी ए तो इक्वल आएंगे इसमें। एंड ए मैट्रिक्स कैसी है हमारे पास, डायगोनालाइजेबल, बट बी मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनालाइजेबल नहीं है क्योंकि बी जो है वो हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स है एंड वी नो दैट द नल मैट्रिक्स इज द ओनली निलपोटेंट मैट्रिक्स विच इज़ डायगोनालाइजेबल। तो ये वाली मैट्रिक्स कभी डायगोनालाइजेबल नहीं हो सकती। इसे आपको चेक भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये चीज़ पता हो कि निलपोटेंट मैट्रिक्स सिर्फ नल हो तो ही वो डायगोनालाइजेबल होती है, अदरवाइज वो डायगोनालाइजेबल नहीं होती है। तो हम यहाँ से सेकेंड ऑप्शन को भी ईजिली डिस्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट में वो हमें क्या कह रहा है कि अगर दो मैट्रिसेस इससे लिए हैं तो क्या उनका मिनिमल पॉलिनोमियल सेम होगा। इसे भी आप इजीली डिस्प्रूव कर सकते हो। जैसे हम ए को अगर ये मैट्रिक्स ले लें 1 0 0 0 और बी में ये मैट्रिक्स ले लूँ 0 1 0 0, 2 क्रॉस 2 की दोनों मैट्रिक्स लिए हैं, तो ए बी जो है वो हमारे पास क्या आएगा, ए बी निकालें हम 0 1 0 0 और बी ए हमारे पास क्या आएगा 0 0 0 0। ठीक, तो अब हम देखें ए बी का जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो तो हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और बी ए का मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आएगा एक्स। तो ए बी और बी ए, हमें यहाँ से क्या पता चला कि ए बी और बी ए के पास ज़रूरी नहीं है कि सेम मिनिमल पॉलिनोमियल हो। तो थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट। तो बचा ऑप्शन नंबर 4। अब ऑप्शन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है कि ए बी एंड बी हैव सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज इन आर। अब हमें पता है कि दो मैट्रिसेस हों तो उनकी आइगन वैल्यूज हमेशा सेम आती है दोनों की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 67. कंसिडर द मैट्रिक्स AIJ 5x5 की मैट्रिक्स है हमारे पास, सच दैट AIJ इज इक्वल्स टू 1/Ni प्लस Nj प्लस 1 वेयर Ni Nj बिलोंग्स टू N. देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस A इज़ अ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स. हमें बताना है कि अगर हम N की इनमें से कोई वैल्यू जिस ऑप्शंस में दे रखी हैं इस हिसाब से लें तो किस में A जो है वो हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स आएगी. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑप्शन में वो क्या कह रहा है, Ni जो है वो सारे हमने I के इक्वल लेने हैं. इट मीन्स N1 1 के इक्वल है, N2 2 के, N3 3 के, N4 4 के इक्वल है और N5 5 के इक्वल है. तो अगर हम यहाँ से मैट्रिक्स फॉर्म करें, हमारे पास जो हमारी मैट्रिक्स है A वो कैसे बनेगी, A इज़ इक्वल्स टू, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से बनाऊँ तो A हमारे पास मैट्रिक्स कैसे बनेगी, 5x5 की बनानी है हमें. तो पहली बात तो मैट्रिक्स इस तरह से होगी A11 A12 A13 A15 तक, ऐसी A21 A22 A25 तक, A51 A52 A55 तक. तो अगर हम इसको मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखें, क्योंकि हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो हमें इस टाइप से लेनी है, ठीक. तो अगर हम इसे लिखें तो हमारे पास A क्या बनेगा, अब A11 निकालेंगे तो क्या आएगा 1/N1 प्लस N1 प्लस 1 और N1 1 के इक्वल है. तो हमारे पास एंट्री क्या बनेगी 1/3. ऐसे A12 क्या बनेगा 1/4, फिर 1/5 1/6 1/7. इस तरह से हम सारी एंट्रीज इसकी लिख सकते हैं. ये हमारे पास 1/8 तक जाएगी. नेक्स्ट सबसे लास्ट वाली एंट्री क्या आएगी हमारे पास 1/7 1/8 और लास्ट वाली 1/11. ये इस टाइप की मैट्रिक्स बन रही है हमारे पास. अब हम देखें तो ये जो इस टाइप की मैट्रिक्स होती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ कोशी मैट्रिक्स. कोशी मैट्रिक्स की फॉर्म बनाती है. कोशी मैट्रिक्स किस टाइप की मैट्रिसेस होती हैं, M×N की मैट्रिक्स हैं जिसमें जो हमारे पास एंट्रीज हैं AIJ वो 1/Xi प्लस YJ टाइप्स की होती हैं. Xi और YJ जो हैं दोनों एंट्रीज लेनी है हमने किसी फील्ड में से, और Xi प्लस YJ इज़ नॉट इक्वल टू 0, और हमारे पास I की वैल्यू जो है 1 to M वेरी करती है और J की वैल्यू 1 to N वेरी करती है, ठीक. ये कोशी मैट्रिक्स इस टाइप की होती है. तो अगर मैं बात करूँ कोशी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कोशी सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस टाइप की होगी, फिर हमारे पास कोशी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, हमारे पास N×N की एंट्रीज होंगी. और सिमेट्रिक भी मैंने किस टाइप की लेनी है, जिसमें I जो है वो किसके इक्वल हो, Xi के. अगर जो एंट्रीज हैं हम इस टाइप से ले लें जिसमें Yi और Xi इक्वल हो जाएं, तो हम कोशी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसमें इस टाइप की सिचुएशन हो, उस मैट्रिक्स को हम पॉजिटिव डेफिनेट कहते हैं. इफ़ एंड ओनली इफ all Xi's are positive and distinct. अगर हमारे पास सारे Xi's कैसे हों, पॉजिटिव हों और डिस्टिंक्ट हो. तो अगर हम अपनी इस मैट्रिक्स की तरफ देखें, तो अगर हम इसको देखें तो ये मैट्रिक्स जो है वो कोशी मैट्रिक्स की फॉर्म ही बना रही है. जैसे 1/ फर्स्ट एंट्री क्या होगी इसकी, A11 1/X1 प्लस X1. तो हम इसमें X1 X2 को वैल्यूज़ चूज़ कर सकते हैं. जैसे आप X1 को 1.5 X2 को 2.5 इस तरह से 5.5 तक वैल्यूज़ देंगे तो आपके पास इसी टाइप की मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएंगी. और सारी की सारी Xi's हमारे पास कैसी हैं, पॉजिटिव हैं और डिस्टिंक्ट हैं. तो हम यहाँ से कोशी मैट्रिक्स के रिजल्ट से कह सकते हैं, कोशी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, कि ये टाइप की मैट्रिक्स हमेशा हमारे पास किस फॉर्म की होती है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स. तो अगर आपको कोशी मैट्रिक्स पता हो कि कोशी मैट्रिक्स टाइप की होती है तो आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स मतलब जल्दी कर सकते हैं एज़ कम्पेयर कि अगर आप इसका पूरा डिटर्मिनेंट फाइंड करें. तो सिमिलर वे में अगर हम सेकेंड ऑप्शन में जाएं तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, N1 लेस देन N2 सो ऑन अप टू N5. तो इसमें भी हम चेक कर सकते हैं N1 को 1 2 और 5 लेके सेम यही मैट्रिक्स फॉर्म होगी हमारे पास. तो ये वाली मैट्रिक्स फिर कैसी है हमारे पास, पॉजिटिव डेफिनेट. और थर्ड ऑप्शन में वो क्या कह रहा है कि अगर हम सारी वैल्यूज़ को इक्वल ले लें, अगर आप इन सारी वैल्यूज़ को इक्वल ले लोगे, जैसे मान लो आपने सारी वैल्यूज़ ही 1 के इक्वल ले ली, सारे Ni's जो है वो 1 के इक्वल ही ले ली. तो अगर हम सारे Ni's 1 के इक्वल ले लें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी A मैट्रिक्स वो क्या बन जाएगी, 1/3 1/3. सारी एंट्री सेम हो जाएंगी उसकी, और वो भी कैसी, 1/3. तो इस टाइप की मैट्रिक्स हमें पता है, इस टाइप की मैट्रिक्स का रैंक कितना होता है हमेशा,
1 और रैंक 1 की मैट्रिक्स कभी भी मतलब 5x5 में मैट्रिक्स है और इसका रैंक 1 आ रहा है, तो ये मैट्रिक्स कभी भी पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होती, नॉट पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक, सो अब हम ऑप्शन नंबर 4 में देखें तो n1 ग्रेटर था, हम इसने इक्वालिटी चेंज कर दिया तो हम वैल्यूज चेंज कर देंगे। जैसे मान लो अब हम n1 को 5, 4 एंड n5 को हम क्या ले सकते हैं 1। तो अगर हम इस तरह से लिखें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी ए मैट्रिक्स वो हमारे पास कैसी बनेगी। अब ये एंट्रीज जो है वो रिवर्स हो गई हैं, तो बस मैट्रिक्स हमारे पास किस फॉर्म की आएगी 1/11, 1/10 इस टाइप से, 1/7 और लास्ट वाली 1/7। ठीक, ये अगेन हमारे पास देखा जाए तो कोशी मैट्रिक्स की फॉर्म ही बन जाएगी। अब इसमें हम x1 को 5.5, x2 को 4.5 इस तरह से आप चूज़ कर सकते हो। सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी और डिस्टिंक्ट होगी, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास हमेशा कैसी होती है पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। ठीक, तो अब हम ऑप्शंस देखें तो अगर हमने फर्स्ट लिया था तो फिर में हमारे पास कोशी टाइप बनी थी, सेकंड में भी बनी थी, थर्ड में हमारे पास नहीं बनी, तो हमारे पास का आंसर क्या बना 1, 2 एंड 4th। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69। कंसिडर द मैट्रिक्स A 0, 1, 1, 0 over the field Q of rationals. Which of the following matrices are of the form P transpose AP for a suitable 2x2 invertible matrix P over Q? Here PT denotes the transpose of P. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी मैट्रिक्स जो है वो इस फॉर्म की है और जो P लेनी है वो हमारे पास कोई भी सुटेबल 2x3 लेकिन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें लेट कर लेते हैं P को एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ABCD इन जनरल कोई मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं विद AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट P ट्रांसपोज AP। क्या आएगा हमारे पास ABCD और A की वैल्यू हमें दी हुई है 0, 1, 1, 0 और ये क्या है ABCD। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2AC AD प्लस BC BD प्लस BC प्लस AD और यहाँ पे आएगा 2BD। तो ये मैट्रिक्स आएगी जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें देखना है कि इन ऑप्शंस चारों ऑप्शन में से सुटेबल P मैट्रिक्स के लिए हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 1 बाय 1 करेंगे। ऑप्शन 1 के लिए उठाते हैं हम पहले कि P ट्रांसपोज AP को हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसके इक्वल रखेंगे 2, 0, 0, -2। तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो हमारे पास अगर हम वैल्यूज तो 2AC 2 के इक्वल हो जाएगा, AD प्लस BC की वैल्यू 0 है और 2BD की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। यानी ये हमारे पास क्या बनेगा AC हमारे पास 1 आ जाएगा, BD हमारे पास -1 आ जाएगा और AD प्लस BC हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तब हमने ये देखना है कि क्या कोई ABCD वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन होल्ड करेगी। और ये भी ध्यान रखना हमने कि हमारे पास जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है दैट इज़ AD माइनस BC वो हमेशा नॉन ज़ीरो ही आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हम इजीली चेक कर सकते हैं कि अगर मैं A को -1, B को 1, C को -1 और D को -1 पुट करूँ तो ये तीनों इक्वेशंस और यू कैन से ये चारों इक्वेशंस होल्ड कर रही हैं। A इंटू C 1 आ जाएगा, B इंटू D, AD प्लस BC 0 आ जाएगा एंड AD माइनस BC नॉन ज़ीरो आएगा। तो हमारे पास सुटेबल वैल्यूज़ के लिए इक्वेशन होल्ड कर रही है, यानी P की हमारे पास एक मैट्रिक्स P हमारे पास ऐसे निकल रही है सच दैट फर्स्ट ऑप्शन इज सेटिस्फाइड। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास इसका ठीक हो गया। ऐसे हम सेकंड के लिए चेक करेंगे। सेकंड में 2, 0, 0, 2 है, तो अगर हम इसमें वैल्यूज़ कंपेयर करें सेकंड ऑप्शन से तो सेकंड ऑप्शन से हमारे पास क्या आया AC 1, BD 1, AD प्लस BC 0। अब हम यहाँ से देखें तो हमारे पास कोई भी ABCD की हम ऐसी वैल्यूज़ नहीं चूज़ कर सकते जिससे ये चारों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएं। ठीक, क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों नेगेटिव लेनी पड़ेगी जो कि यहाँ से कभी 0 नहीं बनेगा अगर, तो इस टाइप ये सिचुएशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। यू कैन चेक इट ईजिली। थर्ड ऑप्शन में बात करें तो थर्ड में हमारे पास मैट्रिक्स क्या है 1, 0, 0, -1। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो 2AC की वैल्यू क्या है 1,
2BD की वैल्यू क्या है -1 एंड AD प्लस BC की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। ओके, तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि हम ABCD इस टाइप की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। A को 1 रख लेंगे, A को 1 रखेंगे, B को -1 रखें, C को 1/2 और D को भी 1/2 अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई, ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी। और हमें ये भी ज़रूर चेक करना है कि AD माइनस BC हमारा नॉन ज़ीरो ही आना चाहिए। तो AD माइनस BC इसमें हमारा नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो सुटेबल P मैट्रिक्स के लिए हमारे पास ये इक्वेशन भी होल्ड कर रही है। ऐसी ऑप्शन नंबर 4 में चेक करें तो उसमें हमारे पास मैट्रिक्स है 3 4 4 5। तो इसमें हमारे पास क्या बना, 2AC की वैल्यू 3 है, 2BD की वैल्यू 5 है और AD प्लस BC हमारे पास 4 है। तो अगर हम यहाँ पे ले लें, A को अगर मैं ले लूँ 1, B को भी 1, C को ले लें 3/2 और D को ले लें 5/2, तो हम इजीली चेक कर सकते हैं ये और ये इक्वेशन सेटिस्फाई है और AD माइनस BC हमारा नॉन ज़ीरो भी आ रहा है। तो सुटेबल P मैट्रिक्स के लिए ये वाली कंडीशंस भी होल्ड कर रही हैं। तो हम देखें तो हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, फर्स्ट के लिए मिल गया हमें, सेकंड के लिए नहीं मिला, थर्ड के लिए मिल गई है हमें वैल्यूज़, फोर्थ के लिए मिल गई हैं। तो हमारे पास ऑप्शन 1 3 एंड 4 इसका करेक्ट हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन बचा है हमारे पास, क्वेश्चन 68। लेट दिस inner product Rn cross Rn to R denote the standard inner product on Rn for a non-zero W belongs to Rn. Define TW Rn to Rn by TW of V minus 2 inner product of VW into W upon inner product of W with W for V belongs to Rn. Which of the following are true? तो इसमें 4 ऑप्शंस में से हमें ये ठीक बताना है। तो इस क्वेश्चन की वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसे। आई होप यू enjoyed this video, you liked the questions. Thank you everyone.